नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो जापान और भारत को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना प्रमुख ने कहा कि अमेरिका ने अपने क्वाड पार्टनर जिसमें कि भारत और जापान है उन्हें ऑकस ग्रुप से बाहर रखा, जबकि जापान और भारत क्वाड के वो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं जिन्हें चीन से सबसे ज्यादा खतरा है, खास करके ऑस्ट्रेलिया की तुलना में। ऐसे में पूर्व नौसेना प्रमुख ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि भारत और जापान को भी एक समान आधार बनाना होगा, जिसमें कि दोनों देश अब मिलकर नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बना सकते हैं और इन्हें दोनों ही देश अपने वर्तमान की पनडुब्बी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार कर सकते हैं। वहीं भारत अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बना चुका है। इस तरीके से अगर दोनों ही देश न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाते हैं, यानी कि जापान और भारत, तो इससे पनडुब्बी की विकास की जो कीमत है वो भी कम होगी दोनों देशों के लिए और एक बहुत अच्छा विकल्प होगा भारत और जापान के पास। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में अब स्कैल्प मिसाइल बनाई जा सकती है। दरअसल इसके लिए भारत अब यूरोपियन फर्म एमबीडीए के साथ बातचीत कर रहा है ताकि भारत में स्थानीय रूप से स्कैल्प क्रूज मिसाइल को तैयार किया जा सके। और दोस्तों, ये जो मिसाइल है यानी कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल, वो भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट के पैकेज में भी है और भारतीय वायुसेना ये भी चाहती है कि इस 510 किलोमीटर रेंज वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल को तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और AMC पर भी लगाया जाए। स्कैल्प मिसाइल एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल मानी जाती है जिसे एस्केप रडार डिटेक्शन के तौर पर डिजाइन किया गया है और ये दुश्मनों के इलाके में गहराई तक जाकर उनके हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म कर सकती है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि भारत डायनेमिक्स और एमबीडीए दोनों ही साथ में मिलकर स्कैल्प मिसाइल को बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देश पहले से ही एक फैसिलिटी पर काम कर रहे हैं जिसका निर्माण चल रहा है। ये जो फैसिलिटी है वो एक फाइनल असेंबली होगी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की, जो कि 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है एक वेसल को लीज पर लेने के लिए, जो कि एक मदरशिप की तरह काम करेगी, ट्रायल ऑपरेशन और डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल के तौर पर। इनका इस्तेमाल सबमरीन सपोर्ट शिप के तौर पर भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस तरीके का जो वेसल होता है वो पनडुब्बियों को 1000 मीटर की गहराई पर पहचान सकता है और इसका जो सबमरीन रेस्क्यू वेसल है ये पनडुब्बी में फंसे जो नौसैनिक है उन्हें रेस्क्यू कर सकता है और इसके साथ ही पनडुब्बी में इमरजेंसी सप्लाई भी कर सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 1000 मल्टीपर्पज थर्मल मॉनिकुलर साइट विद लेजर रेंज फाइंडर के साथ खरीदेगा, जिसे कि बाई इंडियन कैटेगरी और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से खरीदा जाएगा। कहा जा रहा है कि इनमें कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए और यह 1800 मीटर की रेंज में टारगेट को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। इनका वजन बैटरी के साथ 5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बता दें कि ये भारतीय सेना की कन्वेंशनल और काउंटर टेरर ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाएगा अपने अलग अलग फंक्शंस के साथ, जैसे कि डे और नाइट सर्विलांस विद रेंज फाइंडिंग के साथ। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों को तेज कर दिया है। दरअसल अब भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति में एक बदलाव कर रहा है। इस प्लान के तहत बॉर्डर से सटे राज्यों में अब मल्टीपर्पज रोड टनल्स बनाई जाएंगी और इन सुरंगों में मेन टनल के अलावा साइड टनल भी बनाई जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन साइड टनल्स में सेना जरूरी गोला बारूद से लेकर मिसाइल तक स्टोर कर सकेगी, क्योंकि दोस्तों चीन बॉर्डर वाले हिस्सों में अपने बॉम्ब प्रूफ अंडरग्राउंड शेल्टर्स को तैयार कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना भी उसकी चालाकी से निपटने के लिए तैयार है। सुरंग के भीतर सुरंग बनाकर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को उसी की भाषा में भारत जवाब देने जा रहा है। बॉर्डर के क्षेत्र में अपग्रेडेशन का काम काफी तेजी से भी चल रहा है और 2023 तक बालीपुरा 4 द्वार त्वांग एक्सिस पर 2 टनल्स सेला और नेचिफू टनल्स खुल जाएंगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भविष्य के युद्ध बड़े पैमाने पर इन्फेंट्री मूवमेंट से नहीं बल्कि स्टैंड ऑफ वेपन से लड़े जाएंगे। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सेना का गोला बारूद और मिसाइलें दुश्मन की नजर से दूर रहें। भारतीय सेना इसी वजह से पूर्वी लद्दाख में LAC पर अब RCC पाइप्स का इस्तेमाल करने लगी है। सैनिक एक दूसरे से जुड़े ट्यूब्स से हथियार और गोला बारूद ले जाते हैं और ये दुश्मन की नजर में नहीं आता है। आपको बता दें कि चाइना की सेना ने लहासा के गोंगार एयरबेस पर बम प्रूफ अंडरग्राउंड शेल्टर्स तैयार कर रखे हैं। यहाँ पर लड़ाकू विमान और मिसाइलें उसने रखी हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आ रही है। दरअसल 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे को विस्तार देते हुए केंद्र सरकार ने रिटायर्ड सैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत 1 जुलाई 2019 से पहले रिटायर्ड हुए सभी सैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को अब इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ अब 25 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को मिलेगा। अब तक इस स्कीम के तहत 20 लाख रिटायर्ड सैनिक कर्मी और उनके परिवारों को ही ये लाभ मिलता था।
इस बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर दिया जाएगा, जिस पर करीबन 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिस पर करीबन 8,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, लेफ्टिनेंट जनरल कलिता जी ने कहा है कि हम एलएसी से 100 किलोमीटर के भीतर आने वाली किसी भी बुनियादी ढांचे के लिए सिंगल विंडो मंजूरी की एक पद्धति विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एलएसी के साथ लगने वाले कई क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों और आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं और परियोजना के लिए अलग अलग स्वीकृतियां प्राप्त करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सीमावर्ती क्षेत्रों में 130 गांवों की पहचान की है। आपको मालूम है कि एलएसी के बिल्कुल पास में चाइना अपने गांव बसा रहा है। ऐसे में भारत भी अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। साथ ही कलिता जी ने कहा कि चीन की सीमा से लगे प्रमुख इलाकों में सड़क और दूरसंचार नेटवर्क विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य रिवर्स माइग्रेशन करना है, ताकि लोग क्षेत्र को न छोड़े। ये जो 130 गांव सेना के द्वारा पहचाने गए हैं, उनमें से 28 सिक्किम में है और बाकी के अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट जोरावर को लेकर आ रही है। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरिया के लिए 354 लाइट टैंकों के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए अगले कुछ सालों में 16,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा और इस कार्यक्रम को अब तेजी से शुरू किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात में हुए डिफेंस एक्सपो में लाइट टैंक का एक स्केल मॉडल भी दिखाया गया था और ये प्रोजेक्ट जोरावर के तहत है, जिसे डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर तैयार कर रहे हैं और 2023 के मध्य में इसका प्रोटोटाइप सामने आ जाएगा और उसके बाद ही भारतीय सेना प्रोटोटाइप के साथ टैंक का परीक्षण शुरू करेगी और ये 2025 तक पूरा हो जाएगा। लाइट टैंक का वजन 25 टन होगा और इसमें 1000 हॉर्स पावर का पैक इंजन होगा, जो कि उच्च ऊंचाई पर ऑपरेट तो होगा ही, साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी लगाए जाएंगे और ये जो लाइट टैंक है वो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ भी होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम की दौड़ में अब 5 भारतीय फर्म और 5 अंतर्राष्ट्रीय फर्म आ चुकी हैं और भारतीय सेना, आपको मालूम है कि सोवियत युग के BMP-2 को बदलने के लिए अगले 20 सालों में 2000 FICV यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को सेना के लिए खरीदने की योजना बना चुकी है और इसे मंजूरी मिल चुकी है। वहीं दोस्तों, भारत की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एक नए डिजाइन पर काम कर रही है, जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगा। ये जो डिजाइन है बिल्कुल नया होगा और ये BMP-2 वाहन पर आधारित नहीं होगा। वहीं दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक कंसोर्टियम भी इस तरीके के FICV को बनाने के लिए तैयार है। बता दें कि इस प्रोग्राम में जिन भारतीय निजी कंपनियों ने अपनी सहभागिता दिखाई है, उसमें महिंद्रा डिफेंस, कल्याणी और L&T शामिल है, जो कि आने वाले सालों में परीक्षण के लिए अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैयार करने और पेश करने की योजना बना रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जो ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जर्मनी में प्रत्येक के पास कम से कम 5 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा फर्में हैं। वो भी भारत के इस FICV प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत और जापान की जो एयरफोर्स हैं वो एक संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रही है। हालांकि 2019 में ये एक्सरसाइज होनी थी, लेकिन कोविड का इशू आ गया था, जिसकी वजह से इस एक्सरसाइज को स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भारत के साथ अभ्यास करने के लिए काफी उत्सुक है और उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से भारत के लिए अनुरोध किया है और साथ ही भारत से रूसी मूल के Su-30 MKI को इस हवाई अभ्यास में शामिल करने की बात कही है। दरअसल जापान की वायुसेना सुखोई 30 MKI पर काफी इंटरेस्टेड क्यों है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत का ये जो सुखोई 30 MKI है वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा और ये जापान के F-15J और F-2 फाइटर जेट के साथ अभ्यास करेगा। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन के पास करीबन 339 Su-27 और J-11 लड़ाकू विमान है और उसके पास कम से कम 97 Su-30 लड़ाकू विमान है। लेकिन जो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं वो चीनी Su-30 फाइटर जेट से काफी अलग है, जिसमें इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है, जो कि इस विमान को और अधिक लचीला बनाता है। दूसरी ओर भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास से जो जापान की एयरफोर्स है वो Su-30 सीरीज की बुनियादी क्षमताओं और विशेष रूप से क्लोज रेंज डॉग फाइट्स और लंबी दूरी की हवा से हवा में लड़ाई से परिचित होने की उम्मीद कर रही है। यानी कि वो इस चीज के बारे में जानना चाहती है कि अगर उनके फाइटर जेट्स का आमना सामना चीनी Su-30 से होता है तो वो किस तरीके से इस फाइटर जेट को समझ सकेंगे। हालांकि कुछ साल पहले दोस्तों ये बात भी आई थी सामने, जब जापान के F-15 और चीनी Su-30 ने एक दूसरे को लॉक कर दिया था, लेकिन उस दौरान चाइना के Su-30 फाइटर जेट ने मैन्यूवर करते हुए जापान के F-15 फाइटर जेट को छोड़ दिया था और यही वजह है कि जापान बहुत उत्सुक है भारत के Su-30 MKI के साथ एयर एक्सरसाइज करने के लिए। दोस्तों, इसरो ने CE-20 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
आपको बता दें कि इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु के क्रायोजेनिक मेन इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी में CE-20 इंजन को 650 सेकंड की लंबी अवधि के लिए 22 टन के थ्रस्ट के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसके साथ ही उड़ान में शामिल होने के लिए 20 टन थ्रस्ट लेवल के लिए इंजन की योग्यता भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। दरअसल CE-20 इंजन लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर विलियमाला केरल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इंजन को पहले 40 सेकंड के लिए 20.2 टन थ्रस्ट स्तर के साथ संचालित किया गया था। बता दें कि परीक्षण के दौरान इंजन और सुविधा ने सामान्य रूप से प्रदर्शन किया और भविष्यवाणी के अनुसार ही आवश्यक इंजन प्रदर्शन पैरामीटर भी प्राप्त किए गए। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।